यूची एक साधारण स्कूल जाने वाला लड़का है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। वो सुबह उठकर न्यूज़पेपर डिलीवर करता है ताकि वो अपने रहने के लिए खर्चा निकाल सके। आज वो खुद पर थोड़ा और दबाव डाल रहा है क्योंकि अगले महीने होने वाले स्कूल ट्रिप के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। पैसे कमाने के बावजूद वो इस ट्रिप पे जरूर जाना चाहता है क्योंकि उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया था। स्कूल में हमारी मुलाकात यूची के करीबी दोस्तों से होती है। सबसे पहले उसका सुनहरे बालों वाला दोस्त शियो जो एक अमीर घराने से है और जरूरत पड़ने पर यूची को पैसे उधार भी देता है। इसी बीच और दो दोस्त तेंजी और यूचिरी क्लास में आते हैं। तेंजी अपने तेज बुद्धि और साफ सुथरी इमेज के लिए जाना जाता है जबकि यूतोरी एक शांत लड़की है जिसका पास्ट में बुली होने का एक दर्दनाक इतिहास रहा है। इन पांचों दोस्तों के बीच एक गहरा बॉन्ड है और यूची चाहता है कि ये दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहे। लेकिन तभी एक बुरी खबर आती है। टीचर बताती है कि क्लास ट्रिप के लिए जमा किए गए 20 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। शियो चोर से अपील करती है कि वो अपने आप सामने आ जाए ताकि क्लास की एकता ना टूटे। लेकिन जाहिर है कोई भी चोर खुद से सामने नहीं आता। मामला तब बिगड़ जाता है जब अगले दिन शियो और शिनी दोनों स्कूल नहीं आते क्योंकि पैसे संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की थी। इसलिए सबको इन्हीं पर शक होने लगता है और अफवाहें उड़ने लगती है कि शायद इन्होंने ही पैसे चुराए हैं। उसी शाम यूची को शियो का एक लेटर मिलता है जिसमें उसे स्कूल में मिलने के लिए बुलाया था। वो तुरंत वहाँ पहुँचता है लेकिन उसके चारों दोस्त भी वहाँ पहले से थे। उन सबको लग रहा था कि यूची ने उन्हें वहाँ बुलाया है जब तक कि वो समझ पाते उनके साथ कोई चाल चली गई है। यूची को पीछे से एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। बेहोश होने से पहले वो अपने आंखों के सामने अपने दोस्तों को किडनैप होते हुए देखता है। बेहोशी की हालत में यूची को अपनी टीचर और अपनी माँ की कोई हुई बात याद आती है। उसके टीचर कहते थे कि जिंदगी में पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है जबकि उसकी माँ का मानना था कि पैसों से बढ़कर दोस्ती है। जब यूची को होश आता है तो वो अपने आप को और अपने दोस्तों को सफेद कमरे में बंद पाता है। अचानक से वहाँ एक अजीब सा पुतला आता है जिसे यूतोरी एक पुराने शो के एनिमेटेड कैरेक्टर मनाबू के रूप में पहचानती है। मनाबू उन्हें बताता है कि वो लोग अब एक गेम का हिस्सा है। अगर वो जीते हैं तो उन्हें हर राउंड के 20 लाख एन और पूरा गेम जीतने पर उन्हें 2 करोड़ एन मिलेंगे। मनाबू के मुताबिक ये पैसा उनके ग्रुप के किसी एक का 2 करोड़ एन का कर्जा चुकाने के लिए है। यूची इसे बकवास समझकर मना कर देता है लेकिन मनाबू खुलासा करता है कि उनके बीच के ही एक दोस्त ने इस गेम में एंट्री लेने के लिए 20 लाख एन का डिपॉजिट दिया है। इसका मतलब साफ था वही इंसान ट्रिप के पैसे चुराने का दोषी था और उसी की वजह से सब आज यहाँ फंसे हैं। मनाबू उन्हें एक चांस देता है। वो लोग गेम खेलने से मना कर सकते हैं लेकिन तब 20 लाख का डिपॉजिट डूब जाएगा और कर्जदार को पूरा पैसा अकेले ही चुकाना होगा। अगर वो लोग खेलते हैं तो ये कर्जा सब में बराबर बांट दिया जाएगा। जीतने पर सारा कर्जा माफ हो जाएगा लेकिन हारने पर सबको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद ग्रुप तय करता है कि वो अभी गद्दार को ढूंढने में वक्त जाया नहीं करेंगे। एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची दोस्ती है। ये सोचकर वो लोग गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूची के मन में अभी भी पैसे और दोस्ती को लेकर असमकश चल रही है लेकिन आखिरकार वो अपने दोस्तों का साथ देने का फैसला करता है। पहला गेम शुरू होता है। टेबल पर एक बड़ा सा सिक्का और 5 नेम प्लेट्स रखी है जिन पर सबका कर्ज लिखा है जो अब बराबर बढ़कर 4-4 लाख एन हो चुका है। नियम सख्त है, कोई भी अपना कर्जा दूसरों को नहीं दिखा सकता। ऐसा करने पर कर्जा दुगना हो जाएगा। गेम का तरीका सीधा है, 5 को सिक्के पर हाथ रखना है और पूछे गए सवालों पर हाँ या ना में ले जाना है। अगर सब एक मत हुए तो सिक्का सही जवाब पर चला जाएगा लेकिन अगर एक भी इंसान असहमत हुआ तो सिक्का उल्टी दिशा में मुड़ जाएगा। ये गेम उनकी एकता का परीक्षा था जहाँ बहुमत पर अल्पमत भारी पड़ रहा था। साथ ही सवाल पढ़ने के अलावा किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई बोला तो कर्ज दुगना हो जाएगा। आखिरी नियम यह था कि गेम के अंत में जो आखिरी रैंक पर होगा उसे पूरा कर्ज अकेले ही उठाना पड़ेगा। पहले सवाल को पढ़ने की जिम्मेदारी शिनो की थी। सवाल था, क्या माउंट फुजी जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है? सभी जानते थे कि जवाब हाँ है लेकिन सिक्का ना पर चला गया। अब ग्रुप के पास से कर्जा कम करने का मौका हाथ से निकल गया था। शियो ने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन नियमों के डर से उसे दूसरों ने चुप करा दिया। दूसरा सवाल भी बहुत आसान था लेकिन फिर से सिक्के ने गलत जवाब चुना। अब यह साफ हो चुका था कि उनके बीच एक गद्दार है। यूची का शक शियो पर चला गया क्योंकि कुछ दिन पहले शिनो ने फ्लर्ट करने की कोशिश की थी जिसके लिए उसे थप्पड़ पड़ा था। यूची को लगा कि शायद वो बदला ले रहा है। चौथे सवाल में यूची की बारी थी। उसके सामने जो पेपर था उस पे कोई सवाल नहीं था बल्कि एक सीक्रेट नोट था। नोट के मुताबिक अगर सिक्का हाँ पे जाता है तो पूरा ग्रुप जीतेगा लेकिन अगर ना पर जाता है तो सवाल पढ़ने वाले का कर्जा आधा होगा। अब यूची को समझ आ गया था कि पिछले सारे आसान सवालों का जवाब क्यों गलत कर दिया था। कोई जानबूझकर ना चुन रहा था ताकि खुद का कर्जा आधा कर सके और बाकी का बोझ दूसरों पर डाल सके। यूची ने पहले खुद गर्ज होने का सोचा लेकिन तभी उसकी नजर कमजोर और डरी हुई यूतोरी पर पड़ी। वो जानता था कि यूतोरी ये बोझ नहीं संभाल पाएगी। यूची ने ग्रुप की भलाई के लिए सही रास्ता चुना लेकिन फिर भी किसी ने ना पर वोट कर दिया। यूची समझ गया कि कोई जानबूझकर सारा कर्ज यूतोरी के ऊपर डालना चाहता है। आखिरी सवाल यूतोरी का था। उसने इमोशनल होकर पूछा, क्या हम सब हमेशा दोस्त रहेंगे? माहौल में फैले अविश्वास के कारण अब इसकी जवाब ना आने की पूरी आशंका थी। यूतोरी का दिल टूटने से बचाने के लिए यूची ने बड़ा फैसला लिया। उसने नियम तोड़ते हुए जोर से बोलना शुरू कर दिया। ऐसा करने से उसका खुद का कर्ज दुगना हो गया लेकिन उसने ग्रुप पर आरोप लगाया कि सब मिलकर यूतोरी को फंसा रहे हैं। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि असली नियम यह है कि जिसके पास सबसे कम कर्जा होगा वो हारेगा। यूची के इस माइंड गेम से डरकर किसी ने रिस्क नहीं लिया और सबने हाँ वोट किया और वो पहला राउंड पार कर गए। बाद में यूची ने नोटिस किया कि उसका कर्ज नोट की वजह से आधा हुआ और नियम तोड़ने से
से फिर दुगना हो गया, यानी वो वही का वही रहा। उसे ये भी शक हुआ कि शियो कुछ छुपा रही है। शियो ने कहा कि उसका कर्ज भी दुगना हो गया है, क्योंकि पहले राउंड में गलत जवाब पाने की वजह से उसके मुंह से आवाज निकली थी। उसे लगा कि यूची ने उसकी मदद करने के लिए खुद का नुकसान करा लिया। उनकी ये बातें तेंजी छुपकर सुन रही थी। गेम के ऑर्गेनाइजर्स यूची के दिमाग और उसकी चालों से काफी इंप्रेस थे, लेकिन वो जानते थे कि आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। दूसरा गेम एक बोर्ड गेम था, जिसके ऊपर बैठकर एक ऑडियंस लाइव देख रही थी। इस गेम की नियम था अपने ही दोस्त की बुराई करना। हर खिलाड़ी को एक एक करके प्राइवेट रूम में जाना था और अपने किसी एक दोस्त के बारे में सच या कड़वी बात पर्ची में लिखकर बॉक्स में डालना था। मनाबू उन बातों को जोर से पढ़ेगा और ऑडियंस वोट करेगी कि किसी बोर्ड में आगे जाना है। जो सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचेगा उसे सारा कर्ज उठाना होगा और बाकी 4 लोग गेम से बाहर हो जाएंगे। हालांकि इसमें एक लूप होल था, अगर सभी लोग खाली पर्ची डाले तो हर कोई सिर्फ एक कदम आगे बढ़ेगा और वो सब एक साथ फिनिश लाइन पार करेंगे। लेकिन मनाबू ने बताया कि गद्दार ऐसा होने नहीं देगा। पहले 2 राउंड में सबने खाली पर्चियां डाली और ग्रुप 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन बोर्ड के हर ब्लॉक पर ऐसी शर्तें थी जो उनके कर्ज को बढ़ा रही थी। मनाबू ने बताया कि ये बढ़ा हुआ सारा कर्ज भी उसी को मिलेगा जो पहले फिनिश राउंड पर पहुंचेगा। तीसरे राउंड से चीजें बिगड़ने लगी। किसने शिहो को टारगेट करते हुए लिखा कि वो यूची को पसंद करती है, जबकि वो पहले ही तेंजी को डेट कर चुकी है। इस खुलासे से ग्रुप में दरार आ गई। शिहो को 5 कदम आगे बढ़ना पड़ा। शिनो भड़क गया और उसने यूची पर धोखा देने का आरोप लगाया। तेंजी ने बचाव करते हुए शिनो को डांटा और बताया कि उसका और शिहो का रिश्ता उनकी पिताओं की मर्जी से तय हुआ था। उसमें कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन तेंजी के मन में शिहो के लिए सच में फीलिंग्स थी। इसलिए जब शिनो ने उसके बारे में बकवास की तो तेंजी ने उसे थप्पड़ मार दिया। बात हाथापाई तक पहुंचती उससे पहले यूची ने उन्हें शांत कराया। इसी बीच यूतोरी को यह देख के जलन होने लगी कि तीनों लड़के सिर्फ शियो में ही इंटरेस्टेड है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगले राउंड में मामला और गंदा हो गया। 3 गंभीर आरोप सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा यह था कि शियो ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। इसके बाद अगले ही राउंड में यूतोरी का एक गहरा राज सामने आया कि वो पास्ट में एक शुगर बेबी रह चुकी है। यह सुनते ही यूतोरी पूरी तरह टूट गई। उसने तुरंत शियो पर आरोप लगाया, क्योंकि उसका यह सीक्रेट सिर्फ शियो जानती थी। शिनो ने इस पर कुछ असंवेदनशील कमेंट कर दिए, जिसे गुस्सा होकर तेंजी ने उसके मुंह पर फिर मुक्का मार दिया। माहौल पूरी तरह बिखर चुका था और तेंजी ने यूची से कहा कि वो जाकर यूतोरी को संभाले, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ यूची की ही बात सुन सकती है। यूची में यूतोरी को शांत करने की काबिलियत थी। कई राउंड के बाद अब गेम की स्थिति साफ हो चुकी थी। तेंजी अभी भी ग्रुप में सबसे पीछे चल रहा था। मनाबू ने सबको नियम याद दिलाए, लेकिन अब तक ये साफ हो चुका था कि किसी को भी कर्ज की परवाह नहीं थी। दोस्तों के सीक्रेट सामने आना ग्रुप टूटने की वजह बन चुका था। यूतोरी ने अपनी कहानी शेयर की। पास्ट में उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया गया था। टीचर्स और क्लासमेट्स सबने उससे मुंह मोड़ लिया था और कोई उसकी मदद नहीं करता था। बुली करने वालों से पीछा छुड़ाने के लिए उसे उन्हें पैसे देने पड़ते थे। पैसों की कमी की वजह से उसने एक शादीशुदा आदमी की शुगर बेबी बनने का फैसला किया। शुरुआत में डिनर और घूमने फिरने तक ही सीमित था, लेकिन चीजें तब बिगड़ गई जब उस आदमी ने उसे कॉस्प्ले और फोटो खिंचाने को कहा। जब उसने शारीरिक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश की तो यूतोरी वहां से भाग गई। हालांकि ज्यादा लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन वो यूची से इस बात का भरोसा चाहती थी। उसने यूची से रिक्वेस्ट की कि वो उस पर विश्वास करे, क्योंकि अब उसे लगता था कि इस दुनिया में सिर्फ यूची ही उसका अपना बचा है। अगर यूची ने भी उसका साथ छोड़ दिया तो वो पूरी तरह अकेली हो जाएगी। गेम के सुपरवाइजर्स का मानना था कि इंसान एक जैसे ही होते हैं जब तक वो खुद को साफ समझते हैं। उन्हें दूसरों को गुनहगार ठहराने का हक मिल जाता है। इस मामले में भी हर कोई यूतोरी को ही गलत समझ रहा था, लेकिन यूची अब भी उसके पास्ट को अपनाने और अपने दोस्तों का साथ ना छोड़ने के लिए तैयार था। उसने यूतोरी के कान में कुछ फुसफुसाया और उसे खुद पर भरोसा रखने को कहा। सुपरवाइजर्स को एहसास हुआ कि अगर यूची उसे इतनी आसानी से माफ कर सकता है तो यूची का पास्ट यूतोरी से भी कहीं ज्यादा भयानक रहा होगा। यूतोरी के मन में अब शियो को लेकर शक पैदा होने लगा था और वो उससे दूर रहना चाहती थी। शियो वाकई ये यूतोरी का राज जानती थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले यूतोरी को बचाया था और तब यूतोरी ने उसे खुद ये बात बताई थी। शिनो ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने अपने दोस्तों से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ा। सुपरवाइजर्स ने नोटिस किया कि गद्दार ग्रुप में फुट डालने के लिए कामयाब रहा, क्योंकि उस इंसान को पैसों की कोई फिक्र नहीं थी। उसका एकमात्र मकसद इस ग्रुप को तोड़ना था। वो गद्दार यकीनन अंदर ही अंदर खुश हो रहा होगा, क्योंकि वही वो इंसान था जिसने क्लास ट्रिप के 20 लाख येन चुराए थे। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि असली गुनहगार इन दोस्तों में से ही एक है। जब उसने शिहो के यहाँ चोरी की थी तो वो अचानक यूतोरी से टकरा गया था और यूतोरी ने उसकी आंखों के नीचे पेन से एक कट लगा दिया था। यही वो एकलौता इंसान था जो ये भी जानता था कि शिहो ने अपने गाल के एक दाग को छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। इसी इंसान ने यूतोरी का सीक्रेट भी लीक किया था, क्योंकि उसने शिहो को एक किचन गिफ्ट किया था जिसमें एक ग्लिसनिंग डिवाइस लगा हुआ था। वो असली गुनहगार कोई और नहीं तेंजी था, जिसकी आंख के नीचे एक कट का निशान था। तेंजी ने यह सब शिहो के बाकी रिश्तों को खत्म करने के लिए किया था, ताकि वो शिहो को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले सके। शिहो चाहती थी कि तेंजी उस पर भरोसा करे कि उसने उसका कोई सीक्रेट लीक नहीं किया, और तेंजी ने उसकी बात पर यकीन करने का नाटक किया।
दिया, क्योंकि असली मास्टरमाइंड तो वो खुद था। जो 5 सीक्रेट शेयर किए गए थे उनमें से 3 सबसे चौंकाने वाले सीक्रेट खुद तेंजी ने ही लिख किए थे। तेंजी पहले ही शियो पर से यूतोरी का भरोसा उठा चुका था, अब उसे बस पासा पलटना था। उसने अंदाजा लगाया कि शियो को शक हो सकता है कि यूतोरी ने उसे धोखा दिया है, ताकि वो शियो को बदनाम करके यूची को उससे छीन सके, ये जानते हुए कि यूतोरी आसानी से यूची को शियो से नहीं जीत पाएगी। तेंजी ने सोचा कि शियो एक सीधा इंसान है जो सहानुभूति के जाल में आसानी से आ जाता है। मनाबू ने गेम आगे बढ़ाने को कहा तो यूची ने तेंजी को पहले रूम में जाने दिया। तेंजी को समझ आ गया कि इस वक्त वो सबसे पीछे है और अगर इस राउंड में किसी की बुराई सामने नहीं आई तो सब उसी पर शक करेंगे। इसलिए उसने ग्रुप का भरोसा बनाए रखने के लिए खुद की ही बुराई लिख दी। लेकिन जब वो रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि यूची ने शियो को एक थप्पड़ मार दिया, क्योंकि शियो को लग रहा था कि यूतोरी ने यूजी को रिझाने के लिए खुद को ही बदनाम करने का नाटक किया। तेंजी को लगा कि उसका प्लान और भी आसान हो गया है, क्योंकि दोनों लड़कियों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ चुका था। शियो का मानना था कि औरतें अपनी चाहत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है और यूतोरी ने पलटवार करते हुए उसकी सर्जरी की बात उछाल दी।